मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और यह है ओपनक्लॉ डेली। आज ओपनक्लॉ V2026.4.24 से शुरू होता है, क्योंकि इस रिलीज के साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन कहीं ज्यादा व्यावहारिक बन जाता है। गूगल मीट एक बंडल सरफेस बन जाता है। लाइव वॉइस सेशन पूरे एजेंट से सलाह ले सकते हैं। ब्राउज़र कंट्रोल मजबूत हुआ है और मॉडल और प्लगइन प्लम्बिंग लगातार हल्के और ज्यादा स्पष्ट रनटाइम की तरफ बढ़ रही है। उस रिलीज के बाद डीप डाइव के बाद हम एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट डील मार्केटप्लेस एक्सपेरिमेंट, क्लॉड के पर्सनल ऐप कनेक्टर्स और कम्फ्यूआई के वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे। लेकिन एपिसोड का फ्रंट रिलीज का है, क्योंकि यह उन अपडेट्स में से एक है जहां चेंजलॉग असल में यह तय करता है कि सिस्टम लाइव वर्क को SURVIV कर सकता है या नहीं। बिल्कुल। मीटिंग्स, ब्राउज़र टैब्स, वॉइस लूप्स, ऑथ, आर्टिफैक्ट्स, मॉडल कैटलॉग्स और सेशन रिकवरी सब अलग-अलग डिटेल्स लगते हैं जब तक आप किसी एजेंट को रियल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। फिर ये टूल के बीच का फर्क बन जाते हैं, एक टूल जो डेमो में अच्छा लगता है और एक टूल जो असल में ऑपरेट कर सकता है। इस रिलीज का केंद्र गूगल मीट है। ओपनक्लॉ अब एक बंडल्ड गूगल मीट पार्टिसिपेंट प्लगइन शिप करता है। पर्सनल गूगल ऑथेंटिकेशन, एक्सप्लिसिट मीटिंग जॉइन्स, क्रोम और ट्विलियो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट्स, पेयर्ड नोड क्रोम सपोर्ट, आर्टिफैक्ट एक्सपोर्ट, अटेंडेंस एक्सपोर्ट और पहले से खुले टैब्स के लिए रिकवरी टूलिंग के साथ। यह एजेंट मीटिंग में जा सकता है अगर सब कुछ परफेक्ट हो, कहने से बिल्कुल अलग बात है। दिलचस्प हिस्सा आसपास का ऑपरेशनल वर्क है। एक मीटिंग सरफेस तभी यूजफुल है जब वह मीटिंग के आसपास की गड़बड़ को हैंडल कर सके। ब्राउज़र प्रोफाइल, ऑथ स्टेट, वो टैब जो पहले से खुला था, जिस मीटिंग को रिकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जिस अटेंडेंस को कैप्चर करना है, और ऑपरेटर जो हर जगह डुप्लीकेट विंडोज नहीं चाहता। इसीलिए रिकवरी फीचर्स इतने मायने रखते हैं। रिलीज में पहले से खुले मीट टैब्स को इंस्पेक्ट करने, करंट टैब रिकवर करने, ओथ डॉक्टर फ्लो इस्तेमाल करने, ट्रांसक्रिप्ट्स और रिकॉर्डिंग्स एक्सपोर्ट करने और कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स और अटेंडेंस वर्कफ्लोज हैंडल करने के तरीके जुड़े हैं। ये कॉस्मेटिक एडिशंस नहीं हैं। ये वो पीस हैं जो फीचर को रनटाइम का हिस्सा महसूस कराते हैं। वाक्यांश जिस पर मैं लगातार वापस आता हूं वह है ऑपरेबल। एक डेमो हैप्पी पाथ दिखा सकता है। एक ऑपरेबल सिस्टम मैसेज स्टेट को अकाउंट करना होता है। ब्राउज़र से कनेक्शन नहीं खोना चाहिए। जानना होता है कि टैब कब स्टेल हो गया है। ऑपरेटर को हर बार कुछ अन होने पर मैनुअल रिकवरी लेयर नहीं बनना चाहिए। और मीट को एक अलग थलग द्वीप की तरह नहीं रखा जा रहा है। टॉक, वॉइस कॉल और गूगल मीट अब रियल टाइम वॉइस लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गहरे जवाबों के लिए पूर्ण ओपनक्लॉ एजेंट से सलाह लेते हैं। यह एक लाइव वॉइस सेशन की सीमा को बदल देता है। पतली रियल टाइम एक्सचेंज में फंसने की जगह लाइव सेशन ब्रॉडर एजेंट से टूल बैक्ड काम, मेमोरी अवेयर रीजनिंग और ज्यादा सोच समझकर दी गई मदद मांग सकता है। यह एक बड़ा डिजाइन कदम है। रियल टाइम वॉइस पहले 30 सेकंड में अक्सर प्रभावशाली होती है क्योंकि यह तुरंत महसूस होती है। लेकिन अगर यह असली टूल लेयर तक नहीं पहुंच सकती तो यह जल्दी से सती हो सकती है। जैसे ही कोई कॉन्टेक्स्ट, फाइल्स, ब्राउज़र वर्क, मेमोरी या लॉन्गर रीजनिंग की जरूरत वाला सवाल पूछता है, एक पतला वॉइस लूप नॉवेल्टी इंटरफेस की तरह महसूस होने लगता है। कंसल्ट लूप इसे एक और रास्ता देता है। रियल टाइम लेयर तेज और बातचीत वाला रह सकता है, लेकिन जब जवाब के लिए तेज बातचीत से ज्यादा की जरूरत होती है, तो यह पूरे सिस्टम को सौंप सकता है। यह वॉइस को अलग प्रोडक्ट मोड की तरह कम और ओपनक्लॉ के बाकी हिस्से में जाने का एक दरवाजा बनाता है। और यह खासकर बैठकों के लिए मायने रखता है।
बैठकें ऐसे सवालों से भरी होती हैं जो सिर्फ अभी एक वाक्य में जवाब दो नहीं होते। वे होते हैं, हमने पहले क्या तय किया, क्या आप दस्तावेज देख सकते हैं, क्या आप उपस्थिति का सारांश दे सकते हैं, क्या आप आर्टिफैक्ट खींच सकते हैं, क्या आप पिछला थ्रेड देख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पिछली बार से क्या बदला है। अगर वॉइस लेयर एजेंट तक नहीं पहुंच सकता तो यह एक दीवार से टकराता है। पैडनोड क्रोम सपोर्ट यह भी एक संकेत है कि यह एक साफ लोकल पाथ के बजाय रियल डिप्लॉयमेंट्स के लिए बनाया गया था। कुछ होस्ट्स को स्पेशलाइज्ड क्रोम इंस्टेंसेस की जरूरत होती है, कुछ को ऑडियो राउटिंग चाहिए, कुछ को जैसा आइसोलेशन चाहिए, कुछ को ब्राउज़र नोड्स चाहिए जो एजेंट होस्ट के साथ जोड़े जा सकें। यह रिलीज यह मान लेने के बजाय उस रियलिटी को स्वीकार करता है कि हर ऑपरेटर एक ही लैपटॉप पर एक ही ब्राउज़र सेटअप के साथ नहीं बैठा होता। यह पूरे रिलीज में एक थीम है। सरफेस बड़ा होता है, लेकिन आर्किटेक्चर यह भी ईमानदारी से बताती है कि काम वास्तव में कहाँ होता है। लाइव मीटिंग्स सिर्फ एक जॉइन यूआरएल लगाकर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स नहीं हैं। उनमें आइडेंटिटी, ब्राउज़र स्टेट, डिवाइस स्टेट, ऑडियो ट्रांसपोर्ट, आर्टिफैक्ट कैप्चर और रिकवरी शामिल होती हैं। तो इस रिलीज पर पहली नज़र सीधी है। ओपनक्लो चैट रैपर होने से और दूर जा रहा है और ऑपरेटर रन टाइम के करीब आ रहा है। गूगल मीट सुर्खियों में है क्योंकि यह एक बहुत ठोस कोलैबोरेशन सर्फिस है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि ओपनक्लो लाइव एनवायरनमेंट्स को ओन करना सीख रहा है। और इसका मूल्य सिर्फ सुविधा नहीं है, यह लिव काम के दौरान ट्रस्ट है। अगर कोई सिस्टम बैठक में बैठने वाला है, वॉइस के जरिए जवाब देने वाला है, टूल्स से सलाह लेने वाला है, आर्टिफैक्ट्स कैप्चर करने वाला है और ब्राउज़र वियर्डनेस से रिकवर करने वाला है, तो उसे एग्जैक्टली उन पलों में स्टेबल होना चाहिए जब फेलियर शर्मनाक हो। इसीलिए डिटेल्स कहानी है। पर्सनल ऑथ, पेड क्रोम, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट चॉइसेस, अटेंडेंस एक्सपोर्ट, रिकवरी कमांड्स और ओपन टैब इंस्पेक्शन वे सुनाई देने वाली फीचर्स हैं जो एम्बिशियस फीचर को यूजेबल बनाती है। यही इसलिए भी है कि रिलीज एपिसोड की शुरुआत की हकदार है। यह सिर्फ यह नहीं है कि ओपनक्लॉ ने एक और इंटीग्रेशन जोड़ा। यह ओपनक्लॉ का एक लाइव कोलैबोरेशन सरफेस को कोर सिस्टम का हिस्सा ज्यादा महसूस कराना है। दूसरा मुख्य थ्रेड ब्राउज़र कंट्रोल है। ब्राउज़र ऑटोमेशन को कोऑर्डिनेट क्लिक्स, लंबे डिफ़ॉल्ट एक्शन बजट पर प्रोफाइल हेडलेस ओवरराइड, स्थिर टैब रीयूज और पुराने सत्रों और लॉक्स के लिए मजबूत रिकवरी मिलती है। ये छोटे छोटे परिवर्तन लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही एज केसेस हैं जो तय करते हैं कि ब्राउज़र ऑटोमेशन भरोसेमंद लगता है या नहीं। एक ब्राउज़र टास्क तब फेल होता है जब क्लिक थोड़ी गलत जगह लगती है, जब डिफ़ॉल्ट टाइम आउट बहुत जल्दी हार मान लेता है, जब हेडलेस अनुमान किसी प्रोफाइल के लिए गलत होता है, जब पुराना अटैच अगले सत्र को खराब कर देता है, या जब एजेंट डुप्लिकेट टैब खोल देता है क्योंकि उसे पहचान नहीं पता कि वो तो पहले से खुला हुआ था। सही है। ब्राउज़र ऑटोमेशन का आकलन इस पर नहीं होता कि वो एक परफेक्ट दिन में बटन पर क्लिक कर सकता है या नहीं। इसका आकलन इस पर होता है कि जब पेज धीमा है, सत्र पुराना है, प्रोफाइल खास है या टैब स्टेट ड्रिफ्ट हो गया है, तो क्या वो जारी रख सकता है। यह रिलीज स्पष्ट रूप से उन हालातों पर ध्यान दे रही है। ब्राउज़र सरफेस को और स्पष्ट ऑपरेटर कंट्रोल भी मिलता है। डॉक्टर डायग्नोस्टिक्स हैं, ब्राउज़र रिक्वेस्ट्स पर मजबूत सिक्योरिटी बाउंड्रीज हैं, बेहतर स्क्रीनशॉट टाइम आउट हैंडलिंग है, अधिक स्थिर टैब आइडेंटिफायर है और मौजूदा सत्रों के आसपास अधिक रोबस्ट बिहेवियर है। यह सिर्फ ज्यादा पावर नहीं है, यह एक बेहतर ऑपरेटिंग मॉडल है। यह अंतर महत्वपूर्ण है।
बिना बाउंड्रीज के ब्राउज़र पावर जोड़ने से रनटाइम खतरनाक या अनप्रेडिक्टेबल लग सकता है। बिना पावर के बाउंड्रीज जोड़ने से यह कंस्ट्रेंट लग सकता है। उपयोगी दिशा दोनों है करने की ज्यादा क्षमता और स्पष्ट मॉडल की कैसे एक्टिंग को ऑथोराइज, डायग्नोज और रिकवर किया जाता है। मॉडल कैटलॉग स्टोरी भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। डीपसीक V4 फ्लैश और डीपसीक V4 प्रो बंडल्ड कैटलॉग में आते हैं। V4 फ्लैश ऑनबोर्डिंग डिफ़ॉल्ट बनता है। यह एक मॉडल अपडेट है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा दिलचस्प है वो यह है कि रीप्ले और थिंकिंग बिहेवियर फॉलोअप टूल कॉल टर्न्स के लिए फिक्स किए गए हैं। मॉडल रोज एनाउंस करना आसान है। सेशंस में सही बिहेवियर बनाए रखना कठिन है। अगर किसी प्रोवाइडर के पास स्पेशल थिंकिंग बिहेवियर है, रीप्ले सेंसिटिव टर्न्स हैं, टूल कॉल्स हैं या फॉलोअप कंस्ट्रेंट्स हैं, तो रनटाइम को समय के साथ सही शेप प्रिजर्व करना होता है। वरना एक मॉडल लिस्ट में उपलब्ध दिख सकता है, लेकिन असल वर्कफ्लो के अंदर अजीब व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल। एक कैटलॉग सिर्फ एक मेन्यू नहीं है। यह ऑपरेटर, मॉडल प्रोवाइडर और रनटाइम के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। ऑपरेटर को यह जानना जरूरी है कि मॉडल क्या कर सकता है, वो टूल्स को कैसे हैंडल करता है, रीप्ले के दौरान कैसा व्यवहार करता है और सिस्टम एक्शन वाले टर्न के बाद सही सेटिंग्स प्रिजर्व करेगा या नहीं। इसीलिए स्टार्टअप और कैटलॉग प्लम्बिंग भी मायने रखती है। ओपन क्लॉ स्टैटिक कैटलॉग्स, मैनिफेस्ट बैक्ड मॉडल रोज, आलस्य प्रोवाइडर डिपेंडेंसीज और हल्के पैकेज्ड इंस्टॉल की ओर बढ़ता रहता है। यह सिस्टम को अधिक इंस्पेक्टेबल और कम मैजिकल बनाता है। एक प्रोडक्ट स्तर का लाभ है और एक आर्किटेक्चर स्तर का लाभ है। प्रोडक्ट के स्तर पर स्टार्टअप हल्का महसूस होता है जब मॉडल की सूची बनाना और सेटअप मेटाडेटा पढ़ना भारी प्रोवाइडर रनटाइम स्टेट को मेमोरी में नहीं खींचता। आर्किटेक्चर के स्तर पर क्षमताओं की जांच करना आसान हो जाता है क्योंकि वे साइड इफेक्ट्स के माध्यम से खोजे जाने के बजाय स्पष्ट मैनिफेस्ट में रहती हैं। यही तरह का बदलाव है जिसे यूजर शायद सही से बता नहीं पाएं, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। सिस्टम तेजी से शुरू होता है। मॉडल की सूची स्पष्ट है। सेटअप की जानकारी समझने में आसान है। प्रोवाइडर डिपेंडेंसी इसलिए जागती नहीं लगती क्योंकि किसी को कॉन्फ़िगरेशन की जांच करनी है। और जब आप इसे मीट और ब्राउज़र के काम से वापस जोड़ते हैं, तो रिलीज सुसंगत दिखने लगती है। लाइव कोलैबोरेशन को भरोसेमंद ब्राउज़र स्टेट की ज़रूरत है। भरोसेमंद ब्राउज़र स्टेट को अच्छे डायग्नोस्टिक्स और रिकवरी की ज़रूरत है। टूल बैक्ड वॉइस को मॉडल बिहेवियर की ज़रूरत है जो रीप्ले के नीचे ड्रिफ्ट न हो। मॉडल की सूचियों को इतनी स्पष्ट होना चाहिए कि ऑपरेटर्स समझ सकें कि सिस्टम क्या उपयोग करने वाला है। यह प्रभावशाली परत के नीचे की व्यावहारिक परत है। प्रभावशाली परत यह है कि एजेंट मीटिंग में शामिल हो सकता है और रियल टाइम में बोल सकता है। व्यावहारिक परत यह है कि रनटाइम ब्राउज़र को रिकवर कर सकता है, मॉडल बिहेवियर को प्रिजर्व कर सकता है, प्रोफाइल का डायग्नोसिस कर सकता है और क्षमताओं को ऑपरेटर को चौंकाए बिना एक्सपोज कर सकता है। यहाँ एक मेंटेनेंस फिलॉसफी भी है। परिपक्व रनटाइम हर समस्या को एक यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्शन से हल किया जा सकता है। इसका ढकोसला बंद कर देते हैं। वे मानने लगते हैं कि प्रोफाइल अलग होती है, प्रोवाइडर अलग होते हैं, टैब पुराने हो जाते हैं और कुछ कॉल्स को दूसरों की तुलना में ज्यादा बजट की जरूरत होती है। फिर वे ऑपरेटर्स को ग्लोबल गेसेस के बजाय विशिष्ट कंट्रोल देते हैं। यही चीज रिलीज को ऑपरेटर रिलीज जैसा एहसास कराती है। काम सतहों में फैला हुआ है, लेकिन यह एक ही अनुभव पर निशाना लगाता है। जब किसी एजेंट को कार्य करना हो तो कम भंगुर किनारे। इस रिलीज का असली मूल्य बहुत हद तक फिक्स लिस्ट में रहता है।
हार्टबीट शेड्यूलिंग बड़े टाइमर और प्रॉम्प्ट लीकेज के खिलाफ मजबूत हो जाती है। रिस्टार्ट कंटिन्यूएशन ज्यादा ड्यूरेबल बनते हैं। सेशन और ट्रांसक्रिप्ट हैंडलिंग कम फ्रेजाइल हो जाती है। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाट्सएप और ब्राउज़र पाथ सभी रिलायबिलिटी सुधार उठाते हैं। इस तरह की लिस्ट हाउसकीपिंग जैसी दिख सकती है, लेकिन यही जगह है जहां यूजर ट्रस्ट अक्सर जीता जाता है। लोग रनटाइम को मॉड्यूल्स के सेट के रूप में अनुभव नहीं करते। वे इसे एक निरंतर रिलेशनशिप के रूप में अनुभव करते हैं। अगर कोई हार्टबीट प्रॉम्प्ट मटेरियल लीक करता है, अगर कोई रिस्टार्ट कंटिन्यूएशन स्टेट ड्रॉप करता है, अगर कोई सेशन ट्रांसक्रिप्ट फ्रेजाइल हो जाती है, अगर एक चैनल दूसरे से अलग तरह से व्यवहार करता है, तो ऑपरेटर यह नहीं सोचता कि एक सबसिस्टम में बग था। ऑपरेटर सोचता है, मैं इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। डीपसीक रिप्ले सुधा है। मौजूदा ब्राउज़र सेशन भविष्य के अटैच को पॉइजन करना बंद कर देते हैं। लंबे चलने वाले लोकल और प्रोवाइडर कॉल बेहतर टाइम आउट बिहेवियर इनहेरिट करते हैं। आइसोलेटेड क्रॉन रन पहले के सेशन से स्टेल स्टेट लीक करना बंद कर देते हैं। हर एक विशिष्ट है, लेकिन साथ मिलकर वे एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, रियल लोड के नीचे सरप्राइज कम करना। मॉडल क्लीनअप खासकर दिलचस्प है। मॉडल ऐड डेप्रिकेटेड हो गया है, चैट से कॉन्फ़िगरेशन को चुपचाप बदलने के बजाय। मैनिफेस्ट सोर्स्ड पंक्तियां और रेड ओनली लिस्ट सुधार मॉडल सतह को अधिक स्पष्ट बनाते हैं। यह एक स्वस्थ सुधार है क्योंकि रनटाइम अधिक शक्तिशाली हो रही है और शक्ति को स्पष्ट स्वामित्व सीमाओं की जरूरत है। चैट एक सुविधाजनक इंटरफेस है, लेकिन हर कॉन्फ़िगरेशन म्यूटेशन चैट से नहीं होनी चाहिए। सिस्टम से पूछना कि कौन से मॉडल मौजूद हैं, एक कार्य के लिए मॉडल चुनना और अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशन बदलना जो सिस्टम को परिभाषित करती है, इनमें अंतर है। उस म्यूटेशन पाथ को डेप्रिकेटेड करना एक संकेत है कि ओपनक्लॉ चाहता है कि मॉडल कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटेबल और इंटेंशनल हो। यह एक परिपक्व उत्पाद चाल है। शुरुआती प्रणालियों ने अक्सर चैट को सब कुछ बदलने दिया क्योंकि यह जादुई लगता है। बाद की प्रणालियों ने सीखा कि जादू अस्पष्टता बन सकता है। ऑपरेटरों को यह जानना चाहिए कि क्या बदला, कहां बदला, और यह एक टिकाऊ सेटअप का हिस्सा था या बस एक बातचीत का हिस्सा। प्लगइन डेवलपर्स के लिए एक ब्रेकिंग चेंज भी है। पुराना पायोनली एम्बेडेड एक्सटेंशन फैक्ट्री कंपैटिबिलिटी पाथ एजेंट टूल रिजल्ट मिडलवेयर राउट और हार्नेस डेक्लेरेशंस के पक्ष में हटा दिया गया है। यह आंतरिक लग सकता है, लेकिन यह मायने रखता है क्योंकि कंपैटिबिलिटी सीम्स अगर उन्हें ड्रिफ्ट करने दिया जाए तो आर्किटेक्चरल डेट बन सकते हैं। खासकर जब एक रनटाइम विभिन्न एग्जीक्यूशन स्टाइल्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। पाई-लाइक रनटाइम्स, कोडेक्स स्टाइल रनटाइम्स, हार्नेस डेक्लेरेशंस, मिडलवेयर राउट्स, टूल रिजल्ट्स और एम्बेडेड एक्सटेंशंस सभी को एक शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो मेंटेन करने के लिए पर्याप्त एक्सप्लिसिट हो। एक पुरानी कंपैटिबिलिटी पाथ को हमेशा के लिए रखना सिस्टम को शॉर्ट टर्म में आसान बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कम ऑनेस्ट। व्यावहारिक पठन यह है कि ओपनक्लॉ रनटाइम को टाइटन कर रहा है जबकि उसे एक्सपैंड भी कर रहा है। लाइव सरफेसेस अधिक यूजेबल हो जाते हैं। ब्राउज़र ऑटोमेशन अधिक रिलायबल हो जाता है। मॉडल और प्लगइन इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक लेजिबल हो जाता है। और सिस्टम रीस्टार्ट, रीप्ले, ट्रांसपोर्ट और क्रॉन कंडीशंस में कम सरप्राइजिंग बन जाता है। यह वही संतुलन है जो आप चाहते हैं जब एक उत्पाद पहले से ब्रॉड हो गया हो। एक ब्रॉड रनटाइम को सरफेसेस जोड़ते रहना चाहिए, लेकिन उसे वियर्डनेस भी पे डाउन करते रहना चाहिए। अगर यह केवल एक्सपैंड होता है तो यह इम्प्रेसिव लेकिन अनरिलायबल हो जाता है। अगर यह केवल हार्डन होता है तो यह स्टेबल लेकिन स्टैग्नेंट हो जाता है। यह रिलीज दोनों करता है।
और यूजर फेसिंग रिजल्ट कॉन्फिडेंस है। कोई नहीं कहता मुझे पसंद है कि ओवरसाइज्ड हार्ट बीट टाइमर्स हार्डन किए गए। वे कहते हैं सिस्टम ने वियर्ड थिंग करना बंद कर दिया। वे कहते हैं ब्राउजर रिकवरी अब काम करता है। वे कहते हैं वॉइस लूप वास्तव में एक मीटिंग में मदद कर सकता है। वे कहते हैं मॉडल लिस्ट समझ में आता है। यह एक वाक्य में रिलीज है। यह ओपनक्लॉ को लाइव कोलैबोरेशन में अधिक कैपेबल और लाइव कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक डिसिप्लिन्ड बनाता है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल एंगल है जो आर्टिफैक्ट हैंडलिंग है। जब एक लाइव कोलैबोरेशन सर्फेस अटेंडेंस, ट्रांसक्रिप्ट्स, रिकॉर्डिंग्स और कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट कर सकता है, तो मीटिंग एक वन टाइम इवेंट नहीं रहती जिसे एजेंट ने बस अटेंड किया। यह स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप वर्क का सोर्स बन जाती है। यहीं पर एक मीटिंग पार्टिसिपेंट एक वॉइस बॉट से कहीं अधिक वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि मीटिंग के बाद का काम आमतौर पर वही होता है जहां दर्द होता है। किसी को नोट्स चाहिए, किसी को फैसले चाहिए, किसी को खुले सवाल चाहिए, किसी को यह जानना है कि कौन मौजूद था, किसी को रिकॉर्डिंग लिंक या ट्रांसक्रिप्ट का अंश चाहिए। अगर एजेंट मीटिंग में बैठ सकता है लेकिन उपयोगी आर्टिफैक्ट्स को संरक्षित नहीं कर सकता, तो यह बहुत सारा मैन्युअल काम छोड़ देता है। और रिकवरी फ्लो उससे जुड़े हुए हैं। आर्टिफैक्ट कैप्चर इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम ब्राउजर और मीटिंग स्टेट को समझता है या नहीं। अगर टैब पहले से खुला था, अगर ऑथ स्टेट रिफ्रेश के बीच में था, अगर क्रोम किसी पेयर्ड नोड पर चल रहा था, या अगर मीटिंग को फ्रेशली ज्वाइन करने के बजाय रिकवर करना पड़ा, तो रनटाइम को अभी भी सही तरह का आफ्टर एक्शन मटेरियल तैयार करने के लिए काफी समझना होगा। इसीलिए रिलीज एक प्लग एंड ड्रॉप से ज्यादा एक कोलैबोरेशन रनटाइम अपडेट जैसी लगती है। फीचर गूगल मीट है, लेकिन प्रोडक्ट सवाल यह है कि क्या ओपनक्लॉ को लाइव काम के दौरान, कॉल से पहले, दौरान और बाद में भरोसा किया जा सकता है। रियल टाइम कंसल्ट पाथ पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह वॉइस प्रोडक्ट डिजाइन के एक ट्रैप से बचता है। बहुत सारे वॉइस सिस्टम स्मूथ टर्न टेकिंग के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। स्मूथ टर्न टेकिंग जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं है। जब यूजर किसी ऐसी चीज की मांग करता है जिसके लिए गहरी जांच, टूल यूज या मेमोरी की जरूरत होती है, तो सिस्टम को बिना बातचीत तोड़े एस्केलेट करने का एक तरीका चाहिए। एस्केलेशन पैटर्न जरूरी है। फास्ट रियल टाइम लूप बातचीत को नेचुरल रख सकता है, जबकि फुल एजेंट भारी काम संभालता है। यह एक मॉडल पाथ को सब कुछ करने के लिए मजबूर करने से बेहतर आर्किटेक्चर है। यह लाइव सरफेस को रिस्पॉन्सिव रखता है, बिना यह झूठ बोले कि हर जवाब एक ही शैलो लूप में जनरेट होना चाहिए। यही सिद्धांत ब्राउजर ऑटोमेशन में भी दिखता है। कोऑर्डिनेट क्लिक ग्लैमर्स नहीं है, लेकिन वे तब उपयोगी एस्केप हैच बन जाते हैं जब सिमेंटिक सेलेक्टर काफी नहीं होते। लॉन्गर एक्शन बजट ग्लैमर्स नहीं है, लेकिन वे तब मायने रखते हैं जब वेब ऐप्स को असली समय लगता है। पर प्रोफाइल हेडलेस ओवरराइड ग्लैमर्स नहीं है, लेकिन वे तब मायने रखते हैं जब एक प्रोफाइल को दूसरे से अलग तरीके से व्यवहार करना हो। दूसरे शब्दों में, यह रिलीज स्पष्ट बजाय अराजक एस्केप हैच जोड़ती रहती है। रनटाइम यह नहीं कह रहा कि कुछ भी चलेगा। यह कह रहा है यहाँ वे विशिष्ट जगहें हैं जहां असली दुनिया की स्थितियां अलग हैं, और यहाँ उन अंतरों के लिए विशिष्ट कंट्रोल हैं। यही कारण है कि मैनिफेस्ट वर्क भी मायने रखता है। एक मैनिफेस्ट बैक्ड क्षमता को पढ़ा, निरीक्षण किया और तर्क किया जा सकता है इससे पहले कि भारी प्रोवाइडर पाथ जागे। यह उन मॉडल्स और प्लगइन्स वाले सिस्टम के लिए एक साफ नींव है। यह स्टार्टअप वेट कम करता है, लेकिन यह कंफ्यूजन भी कम करता है। कंफ्यूजन एजेंट सिस्टम में महंगा है।
अगर ऑपरेटर यह नहीं बता सकते कि कौन सा मॉडल उपलब्ध है, कौन सा प्लगइन सक्रिय है, कौन सा ऑथ पाथ अपेक्षित है या कौन सा ब्राउज़र प्रोफाइल उपयोग हो रहा है, तो वे हिचकिचाते हैं। और हिचकिचाहट एक प्रोडक्ट कीमत है। सिस्टम तकनीकी रूप से शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने में सुरक्षित महसूस नहीं होती। फिक्स लिस्ट उस कीमत को कम करने की कोशिश कर रही है। बेहतर सेशन हैंडलिंग, बेहतर ट्रांसक्रिप्ट हैंडलिंग, सुरक्षित रिस्टार्ट कंटिन्यूएशन, साफ प्रोवाइडर टाइम आउट और कम पुरानी स्थिति, ये नई मीट क्षमता से अलग नहीं है। ये वह जमीन है जिस पर नई मीट क्षमता खड़ी है। यह रिलीज पढ़ने का सही तरीका है। हेडलाइन लाइव कोलैबोरेशन है, लेकिन असली काम रनटाइम कॉन्फिडेंस है। ओपनक्लॉ एम्बिशस एजेंट सरफेस को बेहतरीन अर्थ में बोरिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रिडिक्टेबल, रिकवरेबल, इंस्पेक्टेबल और बिना किसी इंसान के किनारों को साफ करने के उपयोग के लिए तैयार। और जो बिल्डर इस तरह की रिलीज देख रहे हैं, उनके लिए यह सबक गंभीरता से लेने योग्य है। अगर आप चाहते हैं कि एजेंट हाई रिस्क वातावरण में प्रवेश करें, तो खुद इंटीग्रेशन सिर्फ शुरुआत है। रिकवरी मॉडल, आर्टिफैक्ट मॉडल, कंसेंट मॉडल, ब्राउज़र मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन मॉडल तय करते हैं कि इंटीग्रेशन रोज़मर्रा के काम का हिस्सा बनता है या नहीं। इसीलिए यह रिलीज वर्जन नंबर से बड़ी लगती है। यह रनटाइम को उन जगहों पर कंफर्टेबल बनाने के बारे में है जहां एजेंट अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, वे उन वर्कफ्लो में मौजूद हैं जो समय के साथ फैलते हैं। एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट डील को एक अजीब इंटरनल एक्सपेरिमेंट के तौर पर खारिज करना आसान है। यह पॉइंट मिस करेगा। कंपनी ने बताया कि उसने एक छोटा इंटरनल मार्केटप्लेस चलाया जहां एआई एजेंट खरीदार और विक्रेता दोनों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रियल ट्रांजैक्शन की बातचीत कर रहे थे और सेल्फ सेलेक्टेड कर्मचारियों के एक समूह के लिए रियल वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। एंथ्रोपिक ने कहा कि 186 डील हुई, जिनका कुल वैल्यू $4,000 से अधिक था, जिसमें प्रतिभागियों को एक छोटा बजट दिया गया था और एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रांजैक्शन का सम्मान किया गया। एब्सोल्यूट स्केल अहम हिस्सा नहीं है। अहम हिस्सा टेस्ट का शेप है। यह सिर्फ यह नहीं है कि क्या कोई एजेंट सवाल का जवाब दे सकता है या क्या कोई एजेंट बटन क्लिक कर सकता है। यह बार्गेनिंग, रिप्रेजेंटेशन, इंसेंटिव्स, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और डेलीगेटेड इकोनॉमिक एक्शन का टेस्ट है। यह काफी ज्यादा कंसीक्वेंशियल सरफेस है। जब कोई एजेंट खरीदार या विक्रेता की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, तो आउटपुट सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। आउटपुट एक बेहतर डील, एक खराब डील, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी या पैसा खर्च करने का फैसला बन सकता है। यह मॉडल क्वालिटी के मतलब को बदल देता है। एंथ्रोपिक ने कहा कि ज्यादा एडवांस्ड मॉडल ऑब्जेक्टिवली बेहतर आउटकम पाने की प्रवृत्ति रखते थे, जबकि कमजोर पक्ष के यूजर्स को हमेशा पता नहीं चलता था कि वे नुकसान में थे। यह बिल्डर्स का ध्यान तुरंत खींचना चाहिए। नेगोशिएशन सेटिंग में मॉडल क्वालिटी के गैप इकोनॉमिक गैप बन सकते हैं, और वो गैप यूजर को साफ नजर नहीं आते। अगर आपका एजेंट एक मीडियोकर ईमेल लिखता है, तो आप अक्सर महसूस कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपका एजेंट थोड़ी खराब डील नेगोशिएट करता है क्योंकि वो लीवरेज मिस करता है, काउंटरपार्ट को गलत पड़ता है, ज्यादा बता देता है या बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एक बेहतर एजेंट ने क्या किया होता। यह असुविधाजनक हिस्सा है। एजेंट का प्रदर्शन उसी क्षण कम दिखाई देने लगता है जब यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उपयोगकर्ता मदद चाहता है, इसलिए डेलीगेट करता है। लेकिन डेलीगेशन एक प्रतिनिधित्व की समस्या भी पैदा करता है। क्या एजेंट वास्तव में उपयोगकर्ता के हित में काम कर रहा है?
क्या यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त अच्छा है? क्या यह इतना पारदर्शी है कि उपयोगकर्ता लागत लॉक होने से पहले कार्रवाई की समीक्षा कर सके? बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट डील एक भविष्य की श्रेणी की ओर इशारा करता है। एजेंट मार्केटप्लेस, जहां असली सवाल यह नहीं है कि एजेंट कार्य कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि प्रतिस्पर्धा में वे मानव हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या नहीं। इसमें नेगोशिएशन की गुणवत्ता, ऑडिटेबिलिटी, न्याय संगतता, प्रकटीकरण और यह समझाने की क्षमता शामिल है कि एक ऑफर दूसरे पर क्यों स्वीकार किया गया। इससे प्रोडक्ट डिजाइन के सवाल भी उठते हैं। मार्केट में एजेंट को कितनी स्वायत्तता होनी चाहिए? वह कब मंजूरी मांगे? दूसरे एजेंट को कौन सी जानकारी दिखानी चाहिए? उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के बारे में अनिश्चितता को कैसे हैंडल करना चाहिए? जब उपयोगकर्ता समझना चाहे कि क्या हुआ, तो ट्रांजैक्शन लॉग कैसा दिखना चाहिए? एक बार एजेंट लोगों की ओर से खरीदना, बेचना, बुकिंग, रूटिंग या नेगोशिएट करना शुरू कर दें, तो ये शोध की जिज्ञासाएं नहीं रहती। ये कोर प्रोडक्ट आवश्यकताएं बन जाती हैं। और टाइमिंग मायने रखती है। इंडस्ट्री ने यह साबित करने में बहुत समय बिताया है कि एजेंट टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि जब टूल यूज प्रोत्साहनों से जुड़ता है तो क्या होता है? प्रोजेक्ट डील छोटा है, लेकिन यह सीधे उस सवाल को निशाना बनाता है। मुख्य बात यह नहीं है कि कल हर प्रोडक्ट को एजेंट मार्केटप्लेस की जरूरत है। मुख्य बात यह है कि डेलीगेटेड एक्शन मूल्यांकन मानक बदल देता है। एक बार एजेंट लोगों के लिए बार्गेन करने लगे, एक बेहतर मॉडल केवल अधिक अर्थपूर्ण नहीं होता। यह उपयोगकर्ता के हितों की सुरक्षा में वास्तव में बेहतर हो सकता है। एंथ्रोपिक का दूसरा प्रासंगिक कदम ज्यादा प्रोडक्ट आकार का है। क्लॉड वर्क ऐप से आगे बढ़कर स्पॉटिफाई, उबर, इंस्टाकार्ट, ऑल ट्रेल्स, ट्रिपएडवाइजर, ऑडिबल और टर्बोटैक्स जैसी पर्सनल सर्विसेज में कनेक्टर्स का विस्तार कर रहा है। यह मायने रखता है क्योंकि यह एजेंट सतह को रोजमर्रा की जिंदगी के करीब लाता है। एंटरप्राइज कनेक्टर्स उपयोगी हैं, लेकिन वे वर्क फ्रेम के अंदर रहते हैं। पर्सनल ऐप कनेक्टर्स कार्यों, खरीदारी, प्लान, एंटरटेनमेंट, टैक्स, ट्रिप्स और स्थानीय निर्णयों की ओर बढ़ते हैं, जो असिस्टेंट को ऑफिस के बाहर मौजूद महसूस कराते हैं। प्रोडक्ट का महत्व ऑर्केस्ट्रेशन में है। एक बार क्लॉड कई जुड़े हुए ऐप्स देख सके और संदर्भ में सुझाव दे सके, तो असिस्टेंट एक चैट डेस्टिनेशन की तरह नहीं दिखता, बल्कि सर्विसेज में एक समन्वय लेयर की तरह दिखने लगता है। यहीं पर कनेक्टर रेस सिर्फ इंटीग्रेशन काउंट से ज्यादा बन जाती है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या असिस्टेंट दूसरे ऐप से कनेक्ट हो सकता है। सवाल यह है कि क्या वो समझ सकता है कि कोई कनेक्टेड ऐप कब रिलेवेंट है, डेटा का उपयोग बिना ज्यादा दखल के कर सकता है और कुछ अहम काम करने से पहले कंफर्मेशन मांग सकता है। एंथ्रोपिक कहता है कि कनेक्टेड ऐप का डेटा मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ऐप्स यूजर के बाकी क्लॉड कन्वर्सेशन नहीं देख सकते और खरीदारी या बुकिंग जैसे एक्शन से पहले क्लॉड वेरिफिकेशन मांगता है। ये डिटेल्स साइड नोट्स नहीं है। ये ट्रस्ट बाउंड्रीज हैं, जो इस फीचर को संभव बनाती हैं। क्योंकि पर्सनल कनेक्टर्स सेंसिटिव होते हैं। एक म्यूजिक ऐप एक बात है। राइड, ग्रोसरी ऑर्डर, टैक्स सर्विस, ट्रैवल प्लान या रिजर्वेशन में पैसे, लोकेशन, पर्सनल डेटा और टाइमिंग शामिल हो सकती है। अगर असिस्टेंट बिना सोचे समझे इन बाउंड्रीज को पार करता है, तो कन्वीनियंस रिस्क में बदल जाता है। स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट सवाल यह है कि ऐप्स में एक्शन सरफेस कौन ऑन कर सकता है, जबकि ज्यादा ट्रस्ट प्रिजर्व रहे ताकि यूजर सिस्टम को मीनिंगफुल वर्क करने दें। रॉ मॉडल इंटेलिजेंस मदद करता है, लेकिन यह काफी नहीं है। कन्फर्मेशन डिजाइन, कनेक्टर स्कोपिंग, परमिशंस, कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले,
और एरर रिकवरी सब प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रोजेक्ट डील से एक इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ता है। एक स्टोरी एजेंट्स की मार्केट में नेगोशिएशन के बारे में है, दूसरी पर्सनल सर्विसेज में एक्ट करने के बारे में है। दोनों में अहम मूव जवाब देना से रिप्रेजेंट करना है। असिस्टेंट अब सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर रहा, यह एक लेयर बनता जा रहा है जो रिकमेंड कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, बुक कर सकता है, खरीद सकता है या एक्शन तैयार कर सकता है। और इसीलिए सेफगार्ड्स को विजिबल होना चाहिए। यूजर को समझना चाहिए कि असिस्टेंट क्या देख सकता है, टारगेट ऐप क्या देख सकता है, क्या कंफर्म हो रहा है, और अगर असिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट गलत समझ ले तो क्या होगा। बिल्डर्स के लिए यह रिमाइंडर है कि अगला एजेंट रेस आधा इंटरफेस डिटेल्स में जीता जाएगा। बेस्ट मॉडल को भी अच्छी कंसेंट फ्लो चाहिए, बेस्ट कनेक्टर को भी क्लियर स्कोपिंग चाहिए, सबसे यूजफुल सजेशन को भी ऑब्वियस रिव्यू स्टेप चाहिए जब वो पैसे, मूवमेंट या पर्सनल रिकॉर्ड्स को छूता है। तो क्लॉथ का कनेक्टर एक्सपेंशन सिर्फ एक फीचर अनाउंसमेंट नहीं है, यह सिग्नल है कि कंज्यूमर एजेंट प्रोडक्ट्स क्रॉस ऐप एक्शन की तरफ जा रहे हैं और ट्रस्ट डिजाइन कोर डिफरेंशिएटर बनता जा रहा है। कम्फी यूआई का वैल्यूएशन आखिरी स्टोरी है क्योंकि यह एआई मीडिया वर्कफ्लोज के बारे में कुछ अहम बात कहता है। $500 मिलियन की वैल्यूएशन सिर्फ स्टार्टअप थिएटर नहीं है, यह मार्केट सिग्नल है कि क्रिएटर्स अभी भी कंट्रोल चाहते हैं। कंपनी का तर्क यह है कि केवल प्रॉम्प्ट आधारित सिस्टम आपको इमेज या वीडियो परिणाम तक अधिकांश रास्ता तय करा सकते हैं, लेकिन अक्सर अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हर बदलाव को स्लॉट मशीन रीरोल में बदल देते हैं। कम्फी यूआई का नोड आधारित वर्कफ्लो यूजर्स को जनरेशन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों पर ज्यादा विस्तृत नियंत्रण देता है, और टेकक्रंच के अनुसार कंपनी का कहना है कि उसके 4 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। गहराई से देखें तो बेहतर बेस मॉडल कंट्रोल सरफेस की जरूरत को खत्म नहीं करते, कुछ मामलों में वे उनकी मांग बढ़ा देते हैं। एक बार जब बेस क्वालिटी काफी ऊंची हो जाती है तो बचा हुआ मूल्य रिपीटेबिलिटी, सर्जिकल एडिट्स, टारगेटेड वेरिएशन और परिणाम के उन हिस्सों को संरक्षित करने की ओर शिफ्ट हो जाता है जो पहले से काम कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट ओनली वर्कफ्लो बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। वे जनरेशन को सुलभ बनाते हैं, वे यूजर को जल्दी से इरादा बताने देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वर्क को अक्सर सिस्टम के साथ अलग संबंध की जरूरत होती है। यूजर आउटपुट के एक हिस्से को लॉक करना चाहता है, दूसरे हिस्से को बदलना चाहता है, कंपोजिशन को बनाए रखना चाहता है, लाइटिंग एडजस्ट करना चाहता है, स्टाइल बदलना चाहता है, इंटरमीडिएट स्टेज इंस्पेक्ट करना चाहता है या पाइपलाइन को रीयूज करना चाहता है। यहीं पर नोड आधारित सिस्टम का फायदा है, वे वर्कफ्लो को विजिबल बनाते हैं। एक क्रिएटर ऑपरेशंस की चेन को समझ सकता है, एक हिस्से को एडजस्ट कर सकता है और प्रक्रिया के नियंत्रित हिस्से को फिर से चला सकता है। सिस्टम मैजिक बॉक्स की जगह स्टूडियो सरफेस जैसा हो जाता है। और इसीलिए कम्फी यूआई सिर्फ तकनीकी शौकीनों के लिए एक टूल नहीं है, यह एक व्यापक प्रोडक्ट लेसन है। जब आउटपुट क्वालिटी मायने रखती है, यूजर्स अक्सर प्रॉम्प्ट बॉक्स से ज्यादा चाहते हैं। वे स्टीयर करने, इंस्पेक्ट करने, रिफाइन करने और रिपीट करने का तरीका चाहते हैं। यह इमेज जनरेशन के बाहर काम करने वाले बिल्डर्स के लिए भी एक रिमाइंडर है। यही पैटर्न कई एजेंट वर्कफ्लो में दिखाई देता है। एक सिंपल चैट बॉक्स एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है, लेकिन एडवांस्ड यूजर्स अंततः स्ट्रक्चर चाहते हैं। वे चेक पॉइंट्स, एडिटेबल स्टेप्स, रीयूजेबल फ्लोज, बदलाव के बारे में कॉन्फिडेंस और एक एडजस्टमेंट करने पर अच्छे हिस्सों को खोने से बचने का तरीका चाहते हैं। जब एक्सप्लोरेशन गोल है तो प्रॉम्प्ट रूलेट मजेदार होता है।
जब प्रोडक्शन गोल है तो यह निराशाजनक होता है। प्रोडक्शन कंटिन्यूटी चाहता है। यह कंट्रोल चाहता है। यह पिछले वर्जन को दांव पर लगाए बिना अगला वर्जन बेहतर बनाने की क्षमता चाहता है। तो कम्फी यूआई का वैल्यूएशन वास्तव में एक थीसिस है कि मॉडल में सुधार के बाद मूल्य कहां बना रहता है। बेहतर मॉडल फर्श ऊंचा करते हैं। कंट्रोल सरफेस गंभीर काम के लिए छत ऊंची करते हैं। यही उपयोगी अंतर है। आसान एंट्री अभी भी मायने रखती है, लेकिन प्रीमियम लेयर अक्सर वह वर्कफ्लो होता है जो लोगों को कई चरणों में इरादा संरक्षित करने देती है। वही लेसन व्यापक रूप से एजेंट प्रोडक्ट्स पर भी लागू होता है। एक सिंपल प्रॉम्प्ट काम शुरू कर सकता है, लेकिन गंभीर यूजर्स अंततः हैंडल्स मांगते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, आउटपुट कहां से आया, कौन सा स्टेप बदला जा सकता है, और केवल वह हिस्सा कैसे फिर से चलाएं जो फेल हुआ। यह नेचुरल लैंग्वेज की अस्वीकृति नहीं है। यह पहचान है कि प्रोडक्शन के लिए अक्सर नेचुरल लैंग्वेज अकेली काफी नहीं होती। और इसीलिए कम्फी यूआई इस एपिसोड के लिए एक उपयोगी समापन कहानी है। ओपनक्लॉ लाइव सहयोग सतहें जोड़ रहा है। एंथ्रोपिक प्रतिनिधि बाजारों का परीक्षण कर रहा है। क्लॉड व्यक्तिगत ऐप्स से जुड़ रहा है। और कम्फी यूआई साबित कर रहा है कि क्रिएटर्स अभी भी नियंत्रण पर ध्यान देते हैं। विभिन्न श्रेणियां, समान उत्पाद दबाव, शक्तिशाली सिस्टम को इतना नियंत्रणीय बनाओ कि लोग उन पर भरोसा कर सकें। गलती यह मानने की होगी कि बेहतर मॉडल स्वचालित रूप से वर्कफ्लो डिजाइन को कम महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसके विपरीत हो सकता है। जैसे जैसे मॉडल बेहतर होता है, उपयोगकर्ता इससे अधिक मूल्यवान काम लाते हैं। जैसे जैसे काम अधिक मूल्यवान होता है, समीक्षा, नियंत्रण, पुनर्प्राप्ति और दोहराव की आवश्यकता बढ़ती है। यह आज की कहानियों में पैटर्न है। फ्रंटियर सिर्फ अधिक क्षमता नहीं है। यह वह क्षमता है जिस पर कार्रवाई के समय भरोसा किया जा सकता है। और भरोसा का मतलब धीमा या अधिक नियंत्रित नहीं है। इसका मतलब है कि सिस्टम उपयोगकर्ता को सही समय पर सही मात्रा में दृश्यता प्रदान करता है। एक मीटिंग एजेंट आर्टिफैक्ट को संरक्षित रखे। एक बातचीत एजेंट सौदा समझाए। एक कनेक्टर खरीद से पहले पूछे। एक क्रिएटिव वर्कफ्लो उपयोगकर्ता को अच्छे हिस्सों को रखने दे, सब कुछ फिर से शुरू करने के बजाय। यह प्रगति की एक व्यावहारिक परिभाषा है। टूल्स अधिक सक्षम बनते हैं, लेकिन वे निगरानी में भी आसान होते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्पष्ट निशान छोड़ते हैं। वे अधिक व्यक्तिगत और सहयोगी स्थानों में प्रवेश करते हैं, लेकिन वे सहमति और पुनर्प्राप्ति को बाद की बात के बजाय डिजाइन का हिस्सा बनाते हैं। आज के लिए इतना काफी है। ओपनक्लॉ V2026.4.24 ने लाइव सहयोग, रियल टाइम वॉइस, ब्राउज़र विश्वसनीयता और कैटलॉग इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक व्यावहारिक बनाया। एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट डील संकेत देता है कि एजेंट बाजार वास्तव में क्या परख सकते हैं। क्लॉड ने व्यक्तिगत ऐप कनेक्टर्स को रोजमर्रा की कार्रवाई के करीब लाया। और कम्फी यूआई ने सबको याद दिलाया कि बेहतर मॉडल नियंत्रण पर प्रीमियम को खत्म नहीं करते। बिल्डर पाठ सीधा है। एआई सिस्टम का प्रभावशाली हिस्सा अब सिर्फ यह नहीं है कि वे जेनरेट, बोल, क्लिक या कनेक्ट कर सकते हैं। कठिन सवाल यह है कि क्या वे पर्याप्त पुनर्प्राप्ति, सहमति, संरचना और दोहराव के साथ ये चीजें कर सकते हैं ताकि लोग उन पर वास्तविक वर्कफ्लो में भरोसा करें। अधिक जानकारी के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। ओपनक्लॉ डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी वापस आएंगे।